सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी सक्सेस से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस को खुद पे फिदा किया है और एमपीपीएससी 2019 में रैंक 4 प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। तो चलिए आज हम मिलते हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर की शान राहुल पटेल जी से। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष क्लासेस और सर आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और अपनी बात रखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। और मैं चाहूंगा कि मेरी जो भी सक्सेस जर्नी रही है उससे बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं सिविल सेवा में जाने के लिए, और मैं कहीं ना कहीं उनके काम आ सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं, उनको इंस्पायर कर सकूं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये हमारा जो भी कन्वर्सेशन होगा ये काफी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। राहुल जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने ये जर्नी प्रारंभ की और आप कहाँ से आते हैं और आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूँ। जबलपुर जिले के मझौली तहसील में एक छोटा सा गांव है मझकवा जी। उस गांव से मेरा ताल्लुक है और मेरी जो फैमिली है एक सामान्य कृषक वर्ग है। मेरे पिताजी जो है खेती करते हैं, आज भी जो है गांव में ही निवास करते हैं। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी 9th क्लास तक वो गांव के ही सरकारी स्कूल से मैंने कंप्लीट की थी। उसके बाद चूंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा सही था तो घर वालों ने ये निर्णय लिया कि इनको जो है बाहर भेजा जाए पढ़ाई करने के लिए जी। तो उसके बाद मैं 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक जो है अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर हड़ताल से मैंने अपनी कंप्लीट की जी। और तत्पश्चात मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हितकानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जबलपुर में ही है जी। वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन सर कंप्लीट किया जी। उसके पश्चात मैंने जो है 2013 में गेट का एग्जाम दिया था सर, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है जी। तो वो टेस्ट मैंने दिया और उस समय मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी 370 आई बिल्कुल। तो उसके पश्चात मैंने बीपीसीएल जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जी, उसको ज्वाइन किया। 2014 में मैंने ज्वाइन किया जी। और पिछले 9.5 वर्षों से मैं बीपीसीएल में ही कार्यरत हूँ वर्तमान में जी जी, जी राहुल जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने बीपीसीएल ज्वाइन कर रखा है और अभी तक भी आप कर रहे थे। एक जॉब करते हुए कई बार ये विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि जब उनके पास एक जॉब होती है तो जॉब के साथ वो कैसे कई बार होता है कि वो सोचते भी नहीं हैं कि हाँ हम एमपीपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये थॉट कैसे आया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और किस तरीके की चुनौतियों का आपने सामना किया एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान? सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही लोगों को जॉब मिल जाती है तो एक थोड़ा सा वो कंफर्ट मोड में चले जाते हैं जी। एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी आ रही है और फिर मतलब उतना ज्यादा सोचते नहीं है कि मुझे कुछ और एस्पायर करना है जी। और सेम विचार मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2014 में जब मुझे जॉब मिली जी, वहां से लेके 2016 तक मेरे मन में था जी। 2016 में मैंने पहली बार ऐसा मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं अभी जहां पर हूँ मैं इससे बेहतर जगह जा सकता हूँ जी। तो उस समय मैंने एमबीपीएससी के बारे में जस्ट मतलब सिलेबस देखा, परंतु उस समय मेरी हिम्मत नहीं हुई सिलेबस का इतना विशाल आकार देखकर, क्वांटम ऑफ सिलेबस देख के मतलब मैंने सोचा कि नहीं ये कैसे कर पाऊंगा मैं जॉब के साथ जी। तो एक शुरू में एक डर, एक जो फेल होने का जो डर रहता है बिल्कुल वो मेरे अंदर था जी। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ, मेरे एक मित्र हैं बीपीसीएल में कलीग हैं जी, तो उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी जी। अब मेरे अंदर 2016 में मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है, परंतु हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं। तो उनसे मोटिवेट होकर जो है मैंने 2018 में ये ठान लिया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो फिर मुझे लाइफ लॉन्ग टिल दी जो भी एज ऑफ 60 जो रिटायरमेंट एज होती है बिल्कुल मुझे फिर यही रहना पड़ेगा। तो क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं मेंटली तौर पर क्या इमोशनली तौर पर मैं रेडी हूँ क्या उसके लिए जी। तब फिर मैंने सोच लिया नहीं मुझे ये करना है और मेरे पास ज्यादा समय है नहीं जी। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेशन या जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो समय के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं बिल्कुल, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एक फिक्स आवर्स ना होके आपके एक्सटेंडेड आवर्स होने लगते हैं बिल्कुल होने। तो उस समय मैंने 2018 में निर्णय किया कि नहीं
मुझे करना है और किसी भी हालत में करना है। जी। तो इस प्रकार से मेरी जो ये सिविल सेवा की जो जो यात्रा थी वो 2018 से स्टार्ट की जी। और फिर आपके सामने अभी रिजल्ट जो है वो सामने है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 2018 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब 4th रैंक लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसके लिए बताइए कि आपने ऐसी क्या रणनीति अपनाई कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और वो भी जॉब में रहते हुए, मतलब मैं अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आप जॉब कर रहे थे ऑलरेडी और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने पहले ही अटेम्प्ट में 4th रैंक प्राप्त की है। तो आपकी कैसी रणनीति रही है, किस तरीके से आपने अपनी स्टडी की है, आपके नोट्स कैसे आपने बनाए हैं और किन बुक्स को आपने प्रेफर किया है अपनी तैयारी के दौरान, प्लीज़ बताएं। सर सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि जॉब में होते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। मतलब हम एक ऐसे अंधकार में यात्रा पे जा रहे हैं जब हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा है कि हम मतलब कहाँ जाने वाले हैं, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है जी। आप सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है कैसे करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो सिर्फ 24/7 यही कर रहे हैं, जिनके पास कोचिंग, अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो तुरंत जो है मतलब लोगों से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। परंतु मेरे लिए ये एक कंस्ट्रेंट था कि आपके पास कुछ भी नहीं है जी। आप बाय यूजिंग दी टेक्नोलॉजी इंटरनेट का आप सहारा ले सकते हैं, बाकी आप लोगों से फोन पे बात कर सकते हैं, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। तो एक सबसे पहला तो जो आपका मतलब डिसाइड करने वाला जो पार्ट है, आपको पहली चीज तो आपको ये निर्णय लेना है, संकल्प लेना है कि नहीं मुझे करना है। एक बार आपने अगर कोई संकल्प ले लिया है, उसके बाद फिर कितनी भी बाधाएं आ जाए वो इट डजंट मैटर, आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बनता जाएगा, टीचर से गाइडेंस आपको मिलता जाएगा और डेफिनेटली आप मंजिल को अपनी पाकर रहेंगे। बिल्कुल। अब जो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं, मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो सबसे पहला जो पार्ट था वो ये था कि पहले तो मैंने सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है अगेन, और फिर सिलेबस जस्ट गो थ्रू करने के बाद, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था और मुझे यहाँ पर सारे के सारे जो नॉन टेक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मुझे पढ़ना था जी। तो सबसे पहले मैंने कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखे कि सिलेबस में क्या कहाँ से मुझे पढ़ना है, सोर्स जो रहेंगे सिलेबस के। तो काफी सारे वीडियोस में मुझे समझ में आया कि एनसीईआरटी की बुक्स आप पहले एक बार जस्ट रेफर कर लीजिए, ताकि आपने जो स्कूली शिक्षा में जो आपने पढ़ा है वो जस्ट एक रिफ्रेश हो जाएगा जी। तो मैंने क्या किया, मैंने लगभग 3 महीने मुझे लगे 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो भी एनसीईआरटी थी। अब मैं हार्ड कॉपी में पढ़ना उतना प्रेफर नहीं किया, तो मैंने क्या किया, सॉफ्ट कॉपीज मैंने अरेंज करी और सारी 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो भी एनसीईआरटी की बुक्स थी, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जरूरत थी, मैंने जस्ट उसको रीडिंग किया, नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ रीडिंग किया ये। उसमें मुझे लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगा सर जी। उसके पश्चात मैंने फिर अपना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंस का सिलेबस चालू किया, स्टार्टिंग विद पेपर 1 पार्ट ए जो है हमारा हिस्ट्री का जी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है, रोमला थापर मैडम की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, उसके अलावा मुझे मेरे कुछ यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप तमिलनाडु एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो भी पढ़िए। ओके। तो मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी की बुक और जो ओल्ड एनसीईआरटी रोमला थापर मैम की, उन दोनों को साइड बाय साइड मैंने रखा और उसके बाद मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चालू किया और साथ में मैंने अपने नोट्स भी बनाए जी। ये तो बहुत जी जी बिल्कुल, ये आपने जो चीज़ें बताई ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए कि आपने एक जो चीज़ ज़्यादा आपने फोकस किया, एक तो कि जब आपने ये तय किया कि आपको एमपीपीएससी की तैयारी करनी, तो आपने पहले प्रॉपर तरीके से सिलेबस देखा, एंड जब प्रॉपर आपने सिलेबस देख लिया देन आपने अपनी रणनीति बनाई और उसमें भी प्रारंभिक रूप से आपने एनसीईआरटी को प्रेफर किया, जो कि बहुत ही प्राथमिक रूप से आवश्यक होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को इससे ज़्यादा जरूरी होता है कि वो अपने खुद के नोट्स बनाएं, पढ़ें सब जगह से। नो डाउट है आपके भी जो नोट्स यदि उन्हें मिल पाए तो उनसे पढ़ना चाहिए उनको, लेकिन नोट्स फिर सेल्फ बनाने चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है सर ने विद्यार्थियों, आपके ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको सेल्फ नोट बनाना है, करंट को आपको डेली अपडेट करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि मैं प्रतिदिन जो भी कोई नियम में बदलाव होते थे, कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है या कोई भी नई चीज़ आ रहे हैं, नियम कानून अप्लाई हो रहे हैं, उन पे आपको अपडेट रहना चाहिए और खुद लिखना चाहिए उस पर। तो विद्यार्थियों को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी आपके पास 1-2 रिसोर्सेज और होते हैं जिनसे आप पढ़ के एक
कंपैरिजन करके जब पढ़ाई करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो और बेहतर नोट्स आप बना सकते हैं। सर मैं चाहूँगा इसके बाद आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे भी एक बार कुछ चीज़ें विद्यार्थी को बताएं कि किस तरीके से वो, क्योंकि विद्यार्थी कई बार होते पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब वो मेंस में मुख्य परीक्षा में जाते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, आंसर राइटिंग उनको ठीक ढंग से वो कई बार समझ नहीं पाते कि कहाँ से उनको अपना उत्तर स्टार्ट करना है, कहाँ समाप्त करना है। तो इस पे प्लीज बताएं थोड़ा। अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगभग 8 महीने का समय लगा जी। 8 महीने में मेरे सारे पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के नोट्स के साथ मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई जी। इसके पश्चात सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कोचिंग जो है टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर युद्ध के लिए तैयार हैं तो उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हम एक जो नेट प्रैक्टिस करते हैं खेलने के लिए, खेलने से पहले मेन हमारा जो मैच, अगर फाइनल मैच है, अगर हम टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, व्हाट आर आवर वीकनेसेस, हम अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे मुताबिक नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद सर मैंने जो है मेंस की टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो ज्वाइन की। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस खुद हमारी क्वालिटी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उनकी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर कोचिंग जो आपको लगता है कि बेहतर है, ज्यादा अच्छे से हमको कर सकते हैं, वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने जो है 2 कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अलग अलग कोचिंग की। अगेन मैंने एक सोर्स से ज्यादा सोर्स रखे, मल्टीपल रखा, क्यों? ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रैक्टिस हो सके सर। सो टेस्ट सीरीज जो है लिखने के टाइम जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस समय जब मैंने लिखना चालू किया था, जो 1.5 घंटे का पेपर होता था वो लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे जाता था जी। क्योंकि अगेन मेरे पास क्लासरूम की फैसिलिटी नहीं थी, मेरे पास टीचर्स का फ्रंट जो ऑफलाइन जो गाइडेंस होता है वो नहीं था जी। तो मैं उस समय क्या करता था, जो शुरू के टेस्ट लिखने चालू किए मैंने जी, तो मैं घर पे ही लिखता था और उनको पोस्ट करता था, बाय पोस्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजता था। अच्छा। और वहां पर कॉपीज मेरी चेक होती थी और वो कॉपीज मुझे बाय पोस्ट घर पे भेजते थे। ये जो कोविड के बाद जो ऑनलाइन स्कैन ऑन एवरीथिंग चालू हुआ, बट ये चीज जो है मैं पहले कर रहा था, लगभग 2018 के लगभग लास्ट में, और मतलब 2019 के पहले ही जो शुरू के मंथ थे तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो तब से मैंने लिखना शुरू किया था। तो मैं क्या करता था, अब मुझे 1.5 घंटे का जो एक टाइम पीरियड था, मैनेजमेंट था, वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैं क्या करता था कि कॉपी के ऊपर लिख देता था, समय लिया 2 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट या जो भी, ताकि मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने प्रति आप ईमानदार रहें। देख तो नहीं रहा है, बिल्कुल, आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप कितनी देर में अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, परंतु मैं खुद ये देख रहा हूँ कि नहीं, मेरा पेपर 1.5 घंटे में नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं जब कॉपीज को एवेल्युएट करने के लिए भेजता था, तो मैं उसमें समय लिख देता था कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, ताकि उनको भी पता रहे। क्योंकि मुझे मेरा जो एक और टारगेट था कि मुझे पेपर भी कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब पेपर छोड़ दूं। तो पेपर कंप्लीट करना था, मुझे समय थोड़ा ज्यादा लगता था, शुरू के कुछ टाइम तक मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगता रहा। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मुझे करना क्या है, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूंगा मैनेज। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बाकी जो टॉपर्स थे उस समय, उनकी मैंने कॉपीज देखी कि ये लोग कैसा लिख रहे हैं, जब इनका पेपर कंप्लीट हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसपे मुझे थोड़ा बहुत और चीजें पता चली कि आपको जब आंसर लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा फुल सेंटेंस में नहीं लिखना है जी। आप टू द पॉइंट चीजें लिखिए। आप जो भी हमको, हमारे पास जो 3 मार्कर्स हैं उनके लिए 3 लाइन है हमारे पास, 20 से 25 वर्ड की लिमिट है। आप टू द पॉइंट चीज लिखिए, 3 डायमेंशन हमको कवर करने हैं। बिल्कुल। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि FCI फॉर एग्जाम्पल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिख दिया 3 मार्कर में, हमको क्या लिखना है, हम उसमें लिख सकते हैं कि FCI क्या है। पहले तो हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा आ जाएगा इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1964 1965 जो भी है। तीसरा आ जाएगा इसका कि अगर आपको HQ लिखना है तो आप HQ उसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए। चौथा आ जाएगा इसके कार्य क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि सर जो फॉर्मेट बता रहे हैं, सर ने चूंकि 2019 के PSC के लिए तैयारी की थी, 2020 के बाद फॉर्मेट बदला है। सर जो फॉर्मेट बता रहे हैं वो 19 का बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, कि अभी थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है, लेकिन सर जो चीज़ें बता रहे हैं वो अपने हिसाब से 2019 के हिसाब से बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। जी सर। मैं ये अभी क्लियर करना चाहूंगा कि अभी मतलब मैंने 2020 का भी देखा है, थोड़ा अभी बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, स्पेस लिमिटेशन बहुत ज्यादा आ गया है, आपके पास ज्यादा स्पेस है नहीं लिखने के लिए। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि हम लगभग 1600-1700 वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं, हमारे टाइम पे 2300-2400 वर्ड्स लिखने। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
ये बात है। तो वो एक मतलब अभी जो है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, परंतु उतने कम स्पेस में हमको कैसे मैक्सिमम चीजें कवर करनी है, ये कई बार मतलब चुनौती हो जाती है, चुनौतीपूर्ण होता है। चुनौतीपूर्ण। तो सर 3 मार्कर का जैसे मैंने बताया वो पहले भी लागू था, आज भी लागू है। आज भी हमको 2 या 3 लाइन मिलती हैं शायद, तो हम सेम चीज हम कवर कर सकते हैं। हमको सेंटेंस में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो। जी। फिर हम 5 मार्कर पे आते हैं सर। तो 5 मार्कर में भी हमको लगभग 8 से 10 लाइन आई थिंक मिल रही हैं सर जी। सो उसमें सर मैं यह बताना चाहूंगा कि हम जब आंसर की शुरुआत करते हैं तो इंट्रो वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लाइन में भले आप इंट्रो लिखें, लेकिन इंट्रो लिखना आवश्यक है। जी। क्या जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में जस्ट एक लाइन में आप इंट्रो लिख दीजिए। उसके बाद जो मेन बॉडी है आंसर की, उसमें हम लगभग हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि 5 पॉइंट हम कवर करें। पांचों जो पॉइंट हैं वो एक रिपीटिशन में नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से लिंक ना हो। आप अलग अलग अगर चीजें देख रहे हैं उसके अंदर, तो आप वो अलग अलग चीजें लिखिए। अगर कोई रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट वाला पार्ट अगर उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। वो दिखाता है कि चेकर जब चेक करेगा ये वो समझ सकता है कि यार ये अपडेटेड है। जो भी करंट अगर कुछ डेवलपमेंट्स हैं या उससे संबंधित कोई भी अगर आधारभूत रूल्स या नियम बने हुए हैं, उससे जो है एस्पिरेंट की जानकारी है। तो एक आंसर एक हेल्दी आंसर बनता है। बिल्कुल। 5 पॉइंट कवर करने के बाद लास्ट में हम उसमें कंक्लूजन में एक लाइन अगर हमारे पास बचता है तो हम एक लाइन में कंक्लूड कर देंगे। तो एक आंसर में एक सब एक ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन का एक जैसे भाव आता है जी। तो इस प्रकार से आप 5 मार्कर्स लिख सकते हैं जी सर। 11 मार्कर के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए थोड़ा सा इसके लिए? सर 11 मार्कर में मैं यहाँ बताऊंगा कि उसमें हम अभी हमारे पास स्पेस का ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। हमारे पास 2 पेज है लिखने के लिए। तो उस केस में हम जब लिखते हैं तो पहले इंट्रो वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंट्रो एक प्रॉपर बैकग्राउंड जो फाउंडेशन तैयार करना है आंसर की, वो हम कर दें। दूसरा सर इसमें जो चार्ट्स एंड अदर थिंग है, जैसे चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं हम, कोई पाई चार्ट है, रिपोर्ट्स हैं, या फिर जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का नक्शा है या फिर इंडिया का मैप है, वो हम बना सकते हैं। हम आंसर को सिर्फ लिखने के पर्सपेक्टिव से ना देख के एस्थेटिकली कैसे अच्छा लग सकता है, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कई लोग कंटेंट पे बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि पूरा भर भर के लिख देंगे, परंतु कई बार ये होता है कि जो चेकर वो चेक कर रहा है उसको मतलब कई बार उनकी आंखों में थकान भी हो जाती है जी। तो अगर आंसर हम थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे, थोड़ा सा हम अगर चार्ट्स बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, तो उससे थोड़ा एक आंसर एक ऐसा लगता है कि नहीं ये कॉपी थोड़ा सा डिफरेंट लग रही है, और क्लियर क्रिस्टल क्लियर थोड़ा सा लिखना है, ताकि हमको मतलब आंसर जब वो पढ़ रहे हैं चेकर, उनको इजीली मतलब वो लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और 5 मार्कर्स में भी सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमारी उसमें वैरायटी होनी चाहिए। कभी हम 1 2 3 4 फॉर्मेट में लिख देते हैं, कभी जो है हम कुछ दूसरे फॉर्मेट में लिख देते हैं जी। यस सर। तो अलग अलग जो मतलब उसकी फॉर्मेटिंग होती है, मैं कभी समय मिलेगा सर तो वो मैं बिल्कुल हाँ जी कि कैसे आंसर सर अलग अलग तरीके से लिखे सर। बिल्कुल। तो इस प्रकार से सर मतलब आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने लगभग 2.5 से 3 साल मैंने कंटिन्यूअस लिखा है, और लगभग 200 से 250 टेस्ट सर मैंने लिखे हैं जी। चलिए बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोचिंग की कमी और जो गाइडेंस था वो उसकी कमी मुझे सर टेस्ट सीरीज से अल्टीमेटली यस सर, क्योंकि एवेल्युएशन करने के बाद जब वो फीडबैक देते थे वही फीडबैक को लेकर जो है मैं बाकी प्रिपरेशन तक करता था। बिल्कुल। तो इसीलिए इस प्रकार से सर मेरी 2.5 से 3 साल मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, और मतलब मैं काफी अच्छा कर पाया। बिल्कुल सर, यही चीज़ें हम भी मार्गदर्शित करते हैं हमेशा विद्यार्थियों को, क्योंकि जब आप तैयारी तो कर लिए, अब आपने अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन अब उसका परीक्षण करने के लिए फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ना केवल मतलब मेंस के लिए तो है ही, कई विद्यार्थी सर ऐसे भी होते हैं कि जो लगातार प्री दे रहे हैं लेकिन प्री भी उनका रुक रहा है, और एक अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी निकाला है और मेंस भी निकाला है, और फाइनल आपने सिलेक्शन भी लिया है, 4th रैंक लिया है। तो सर हमने मेंस के लिए तो एक आपने बहुत अच्छी रणनीति बताई, कुछ बच्चों को प्री के लिए भी बताई, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस बहुत अच्छा तैयार रखा है, उनकी आंसर राइटिंग भी उन्होंने अच्छी कर ली, लेकिन वो प्री ही उनका अभी नहीं निकल पा रहा है। सो उनके लिए बताइए, क्योंकि आपने पहली अटेम्प्ट में प्री निकाला है। सर प्रीलिम्स के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा ट्रिकी है प्रीलिम्स जी। आप कितने भी अच्छे एनालिटिकली आंसर लिख लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता है आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर सकते।
तो प्रीलिम्स के लिए जो हमारे टोटल टॉपिक्स हैं, जो 2019 का अगर मैं बात करूं, तो उस समय कुछ टॉपिक्स थोड़ा अलग थे, बाकी सारे के सारे जो मेंस के टॉपिक थे वही थे। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी उस समय नहीं की थी, सिर्फ जो कुछ कंप्यूटर और आई थिंक मध्य प्रदेश का जो कुछ पार्ट था, करंट अफेयर्स का जो पार्ट था, इनके लिए मैंने अलग से पढ़ाई की थी सर। प्रीलिम्स को लेके मैं यह बोलूंगा कि लगभग मैंने जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नवंबर 2019 में आ गया था सर, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद सर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी चालू की थी, क्योंकि उस समय कुछ हो नहीं रहा था, कोई डेवलपमेंट्स नहीं थे प्रीलिम्स को लेके। तो मैंने मेंस कंटिन्यू मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ गया तो फिर सर मैं प्रीलिम्स पे मतलब मैंने फोकस किया। और प्रीलिम्स के लिए सर कुछ लोगों का मुझे डाउट एक्चुअली फोन आ रहे थे कि मतलब मेरा 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहा है, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे कि जब हम वहां पर जब गोले भरते हैं तो गोले गलत भर रहे हैं, मतलब एक का दूसरे में चला गया, उसके कारण कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स भी हो रही हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि आप जब आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप घर पे दे रहे हो या क्लासरूम में दे रहे हो, तो जो गोले भरने वाला जो एक फॉर्मेट होता है, बुक आती है, OMR शीट आती है। जी बिल्कुल। यस सर। तो उस पे आप प्रैक्टिस करिए अपने आंसर, जब आप प्रीलिम्स के भर रहे हैं, ऑप्शंस कोई भी लगा रहे हैं, ABCD जो गोले भर रहे हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस करिए। इससे क्या रहेगा कि जब आप मेन एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पहली बार गोले पहली बार भर रहा हूँ। पहली जी यस। और दूसरी चीज, कई बार ये भी होता है कि जब हम आंसर लगाते हैं तो उस समय मतलब गलती से या जल्दबाजी में हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, बहुत सिली क्वेश्चन होते हैं, हम मिस्टेक कर देते हैं, और बहुत अच्छे टफ क्वेश्चन पे हम सही लगाते हैं जी। तो उस पर भी उनके लिए भी यही है कि आप जब आंसर दे रहे हैं, कूल काम एंड कंपोज होकर रहिए, वहां पे एकदम शांत चित्त और मन के साथ आपको आंसर्स लगाने हैं। बिल्कुल। 3 घंटे का समय बहुत बहुत ज्यादा समय है। आप अगर प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो पेपर का लेवल बहुत नॉर्मल रहता है जी। आप आराम से पहले 1 से लेके 100 तक जाइए। अगर गोले भरने की बात है तो आप पहले ज्यादा है तो 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें जो बन रहे हैं उसको आप ज्यादा है तो पहले गोले भर लीजिए। गोले भरने से पहले आप ये कर सकते हैं कि उसमें जो भी अगर सी है तो सी पे आप पेन की निब डालिए और एक बार देख लीजिए कि भाई क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लीजिए 1 से 2 बार, तब आप फिर उसमें आप गोला जो है भरिए। तो इस प्रकार से मैंने जो एग्जाम हॉल में जो मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती है, जिसमें लोगों का 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाता है, वो चीज से सर बचेंगे। और प्रीलिम्स का सर बाकी अलग से कोई स्ट्रेटेजी मैंने ऐसे अपनाई नहीं, बट फैक्चुअल वाला जो पार्ट था सर मैंने वो पढ़े। करंट अफेयर्स के लिए मैंने सर वीडियोस वगैरह देखे थे, मतलब जो भी यूट्यूब में अगर अवेलेबल है सारे, तो वो मैंने करंट अफेयर्स के उससे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने तैयार किया था जी। और उसके अलावा सर मैंने अगेन इसके टेस्ट मैंने हर दिन में एक टेस्ट देता था। बिल्कुल। एक बार जब मेरी तैयारी हो गई तो 13 फरवरी को आई थी एग्जाम था जी। और उससे पहले मैंने अगेन लगभग 60 से 70 टेस्ट मैंने लिखे थे सर प्रीलिम्स के सर जी। सारे FLT, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं, सारे FLT लिखे। और मैं एक और अच्छी चीज करता था कि टेस्ट लिखने के बाद मेरा टेस्ट मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट करता था जी। और उसके बाद मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे में टेस्ट की एनालिसिस में देता था जी। टेस्ट एनालिसिस क्यों कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है या कोई क्वेश्चन नया आ गया है तो मैं उसको अपने मतलब लैपटॉप में ही उसकी पे नोट्स बना लेता था कि ये इस टेस्ट से हो सकता है 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैंने पढ़ ही ना रहा हूं या फिर मुझे आइडिया ना रहा हो, तो मैं उसको उसके भी नोट्स बना लेता था मैं। तो इस प्रकार से जब मैंने 60 से 70 टेस्ट लिखे तो उसकी मैंने सारी एनालिसिस करी और उसकी मैंने फिर सर एक PDF बना ली। जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन थे जो मुझे बन नहीं रहे थे उन क्वेश्चन की मैंने नोट्स बना लिए। और फिर अगेन मैंने जब मेरा मेन प्रीलिम्स था उसके मतलब एक दिन पहले मैंने जस्ट उसको पढ़ लिया, तो वो एक और मतलब एक ऐड ऑन हो गया सर, एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गया जी। इस प्रकार से सर ये प्रीलिम्स की रणनीति रही। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि आपने बताया कि 2019 प्री, तो हम जानते हैं कि प्री हमारा हो गया था और उस बीच में एक बड़ी आपदा आई थी, न केवल भारत पूरे विश्व में थी, कोविड-19 आया था। और सर जो ये कोविड-19 का दौर आया, इस आपदा को आपने किस प्रकार अवसर में बदला? क्योंकि कई लोग ऐसे भी रहे जो इस आपदा को देख के रुक गए, कई लोगों ने इसको ज़्यादा एंजॉय कर लिया, कुछ लोग परेशान भी हुए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप मतलब इसमें 2019 में आपने सफलता प्राप्त की MPPSC में, तो निश्चित रूप से आपने इस आपदा को अवसर में बदला। किस प्रकार ये किया आपने, इसके बारे में बताएं। सर सबसे पहले तो जो ये कोविड का जो टाइम था दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ मतलब
हम भारत में या संपूर्ण विश्व में ये सबसे ज्यादा टफ टाइम था ये। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। बिल्कुल। और उस समय भी खुद को मोटिवेट रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, ये बहुत ही बड़ा टास्क था। और कहीं ना कहीं हमको मतलब चूंकि मैं जॉब में हूँ और मैं ऐसी जॉब में हूँ कि हम काम बंद नहीं कर सकते। वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि मैं इमरजेंसी सर्विसेज में आती है पेट्रोल डीजल जो कंपनी में मैं कार्यरत हूँ, तो हम अपना काम बंद नहीं कर सकते, हम घर पर नहीं बैठ सकते। तो एक ये था कि हम काम भी करते थे। शुरू के जो 20-25 डेज का जो लॉकडाउन था, जो सबसे शुरू वाला जो लॉकडाउन था, यस सर, तो उस समय हमारा काम बंद था। तो उस 20 से 25 दिन का फायदा मैंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। और उस समय मैंने लगभग एक दिन में 13 से 14 घंटे में पढ़ाई करता था, लगभग सर, लगभग 20 से 25 दिन को मेरे को समय मिला। उस समय मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद का जो पीरियड था, फिर हम चूंकि हमारा प्रोजेक्ट्स का काम है, तो हमको MOPNG जो मिनिस्ट्री है उससे मतलब काम करने की परमिशन थी अलग से ही। तो हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम काम भी करते थे और हम बाकी पढ़ाई भी करते थे सर। उस समय थोड़ा सा ये था कि बाहर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाता था पढ़ने के लिए। तो मैं उस टाइम का भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता था। बिल्कुल। सर, इसके बाद कुछ आपके व्यक्तिगत चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली ने आपको किस प्रकार सपोर्ट किया है, किस तरीके से आपका मनोबल बढ़ाया है और आपके साथ रहे हैं सभी? जी, सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा मेरे माता पिता। मेरे पिताजी जो है वो कृषक हैं और अभी भी गांव में ही हैं और खेती हमारी चलती है जी। और माता जो है मेरी वो गृहिणी है। और मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है जी। तो भाई जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर है और खेती का जो कार्य है वो भी वो संभालते हैं। और छोटी बहन जो है उनकी अभी शादी हो गई है, उनका B.Ed चल रहा है और साथ में वो गृहिणी है जी। और मेरी वर्तमान में अभी 2021 में ही मेरी शादी हुई थी। मेंस का जो एग्जाम था उसके 2 महीने के बाद मेरी शादी हुई। बिल्कुल। और ये जो पीरियड था सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड था, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी जी। मेरे को पर्सनल लाइफ भी संभालनी है, मेरे को प्रोफेशनल लाइफ भी संभालनी है, साथ में मुझे तैयारी करनी है। तो घर वालों का जो सपोर्ट है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है, वो कंटिन्यूस था। वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं आप तो कर लोगे, आप कर लोगे, मतलब आप लगे रहिए। और उस प्रकार से मतलब घर वाले, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं डाउन हो जाता था, जैसे ज्यादा काम हो गया, कभी कभी 12 घंटे भी हम जॉब करते थे, तो उसके बाद भी मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं हो सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जी। जॉब है, या तो मैं जॉब के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ, और अगर जॉब के साथ कंफर्टेबल नहीं होना है तो मुझे पढ़ना है। तो मैं 12 घंटे अगर मैंने जॉब कर ली है तो उसके बाद भी मुझे 4 घंटे पढ़ना है, भले मैं 6 घंटे की नींद हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी सर। तो इस प्रकार से ये था कि घर वालों का जो था कंटिन्यूस सपोर्ट था। हर दूसरे दिन, हर दिन मतलब उनका फोन आते थे और बात होती थी। और इस प्रकार से ये यात्रा चली लगभग, क्योंकि समय भी काफी लग गया। 2019 से ये 2023 का अंत है जी। तो इस पूरे के पूरे पीरियड में मतलब घर वालों का पूरी तरह से सपोर्ट रहा। और मेरे कुछ सिविल सर्विसेज में जो एस्पिरेंट्स हैं जी, जो बाकी दोस्त हैं, उनका भी एक सर्कल था, तो उनके साथ भी एक नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते थे, हमारे डिस्कशंस होते थे अलग अलग टॉपिक्स पर। तो वो भी एक हंसी मजाक का माहौल चलता था, एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता था जी। और जैसे कुछ चीज अगर हमें नहीं पता है तो हम जब डिस्कशन करते थे तो उसमें भी हमको एक और सारी सूचनाएं और बाकी जो नॉलेज है वो गेन होता था जी। इस प्रकार से मेरा मतलब ये जर्नी रही। और यह बताना चाहूंगा कि जस्ट एग्जाम के रिजल्ट आने से 2 महीने पहले ही मुझे मतलब घर पे पुत्री रतन की प्राप्ति हुई। अरे बताइए। तो मैं मानता हूँ उनका उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा है कि मतलब ऐसा लक्ष्मी का आगमन हुआ है घर पे। हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है और उन्हीं से फिर उन्नति हो रही है। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी। तो इस प्रकार से मतलब एक ये मेरी अकेले की सक्सेस नहीं रही है। मतलब जो स्ट्रगल फेज में मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और बाकी सारे लोग थे जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हर एक सिचुएशन में सपोर्ट किया जी। सर, अंतिम 2 क्वेश्चन है अब मेरे। एक बड़ा ही ऐसा मुद्दा होता है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सेल फोन का कितना यूज़ करें, कितना मोबाइल का यूज़ करें, कि सोशल नेटवर्क पे कितना एक्टिव रहें, किस तरीके से हम अपने आप को उससे रोकें। क्योंकि कई बार होता है कि विद्यार्थी सोशल नेटवर्क पे इतना ज़्यादा व्यस्तता बढ़ा लेता है अपनी कि वो अपने गोल से भी भटक जाता है या उतना एफर्ट नहीं दे पाता। तो कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें, थोड़ा सा विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें।
ये जो आपका प्रश्न है सर, बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है। और आज का जो टाइम है, जो मतलब सोशल मीडिया इज अ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और मैं बोल सकता हूँ कि मोबाइल ही जो है वो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इंटरनेट का यूज करें पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, यूट्यूब चैनल्स, जो भी स्टडी चैनल्स हैं हम रेफर करें, या फिर दूसरा ये है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहिए और टाइम वेस्ट करते रहिए। मैं भी उन चीजों से अछूता नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम मतलब फोन को साइड में रख के पढ़ता था, मैंने भी वो चीजें करी हैं। मतलब लेकिन ये रहता था कि मतलब हमको अपने प्रति ईमानदार रहना है। हमको ये देखना है कि कोई व्यक्ति हमको ये आके ना बोले कि तुम फोन चला रहे हो। हमको खुद ही ये डिसिप्लिन हमको रखना है कि यार मैं पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे यूज करूंगा या आधे घंटे यूज करूंगा। आप वेदर इट इज फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो उस प्रकार से मैंने मतलब एक लिमिटेड यूज किया है इनका। और उसके साथ में सर मैं क्या करता था कि मतलब जैसे मैं जॉब में हूँ तो मैं 6 घंटे का टाइमर लगाता था पढ़ाई करने के लिए। जब भी मैं पढ़ाई करूंगा वो टाइमर ऑन कर देता था, और मेरा टारगेट होता था कि मुझे दिन भर में इतने घंटे पढ़ना है। जो बाकी जो जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चीज को कर सकते हैं। उससे क्या एक रहेगा कि आपके अंदर खुद सेल्फ डिसिप्लिन वाली जो भावना है वो डेवलप होगी सर। तो वो चीज है। अगर दूसरे व्यक्ति हैं जो जिनके पास जॉब नहीं है और मतलब कंटिन्यूस बेसिस पर प्रयासरत हैं, उनके लिए कि आप 8 से 10 घंटे का टाइमर लगाइए, वो उतना पढ़ाई कीजिए। उसके हिसाब से देखिए कि आपका जो डेली का जो गोल है 8 घंटे का हो, चाहे वो 6 घंटे का हो या 10 घंटे का हो, वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जब एक बार जब आपने उसको 21 डेज, आप 15 दिन, 20 दिन आप उसको प्रैक्टिस करके दीजिए, वो आपकी लाइफस्टाइल में का पार्ट बन जाएगा सर। तो इस प्रकार से मैंने सोशल मीडिया से दूर नहीं रहा हूं। मैं यूज करता था बट इन अ वेरी लिमिटेड सेंस। बिल्कुल। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि रैंक 4th है और ऐसा नहीं है, मेहनत भी की है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार आप हमसे बार बार प्रश्न करते हैं कि सर सेल फोन का क्या करें, तो अब सीधा सा आपको उत्तर मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी है और वो आपके हाथ में है कि उसे आप अपनी ताकत बनाते हो या कमजोरी बनाते हो। आपको तय करना पड़ेगा कि आप उसका यूज़ किस वे में करना चाहते हो और किस हद तक करना चाहते हो। आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो देखिए, घर बैठे सेल्फ स्टडी करते हुए, जॉब करते हुए भी उसी टेक्नोलॉजी को ताकत बना के, उसी सेल फोन को ताकत बना के रैंक 4th भी प्राप्त की जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ऐसा आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सेल फोन आपको नुकसान ही देगा, वो आपकी ताकत भी बन सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि हमने प्री की बात की सर, हमने मेंस की आंसर राइटिंग की बात की। सर, एक और अंतिम पड़ाव होता है एमपीपीएससी का, इंटरव्यू का। आपने इसकी तैयारी किस प्रकार की, किस तरीके से आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार किया? सर, अभी जो वर्तमान में जो इंटरव्यूज का जो रूल हो गया है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। पहले मुझे नहीं पता था कि कैसा था रूल, बट 2019 और 20 जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ये देखने मिल रहा है कि आपकी रैंक बस नहीं, आपकी पोस्ट भी है डिसाइड में। जो इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो डिसाइडिंग फैक्टर। आपको पोस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें भी इंटरव्यू का अभी इतना ज्यादा रोल हो चुका है। सो इंटरव्यू को मतलब मैंने शुरुआत करने के लिए ये था कि आपका एक सबसे पहले जो इंटरव्यू का जो मेन मोटिव है वो है पर्सनालिटी का जस्ट चेक करना है। पर्सनालिटी आपकी कैसी है, आपका इंटरव्यू कैसा है, आप क्या सोचते हैं, अलग अलग चीजों को लेके आपके क्या मत हैं, क्या आपके व्यूज हैं, आप किन कैसी जो समस्याएं हैं समाज में या फिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मेन जो इंटरव्यू का जो मोटिव होता है वो यह है। तो मैंने सर इसकी शुरुआत मतलब जो प्रिपरेशन है उसके लिए कुछ अलग से ऐसे प्रिपरेशन नहीं की है, परंतु हाँ जो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम अपने खुद के बारे में जैसे प्रिपेयर करना है, आपका खुद का अगर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंसेस है, आपने और इतने साल अगर आपका गैप हो गया है काफी ग्रेजुएशन के बाद, आपने क्या किया अपने डेवलपमेंट्स में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में आपने क्या किया, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर क्या है आपका वर्किंग का क्या है, और सोशल सर्विस से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो आपको कहाँ से वो मोटिवेशन मिल रहा है, आप अगर आएंगे सिविल सेवा में तो आप कहाँ क्या काम करना चाहेंगे। तो ये जस्ट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। उसके अलावा सर टेक्निकल वाला जो पार्ट है तो मुझे लगता है कि अगर आप मेंस क्लियर कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज अपने पास होता है, तो जस्ट उसको हम एक बेसिक, अगर आपका बैकग्राउंड अगर है तो बैकग्राउंड के हिसाब से आप उसका बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके हम एक सब्जेक्ट का नॉलेज रख सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है कि करंट अफेयर्स पे भी जो भी समसामयिक मुद्दे रहेंगे उसमें हमारा व्यू जो है क्लियर होना चाहिए सर, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, उसमें समस्याएं जो हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में भी हमको बेसिक जानकारी
बहुत ज्यादा जरूरी है, होनी चाहिए। चाहे वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से संबंधित मुद्दे हों, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी अगर डेवलपमेंट्स हो, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ चीजें हो रही हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हों, हमारे सोसाइटी से संबंधित हों, इन सब चीजों की बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तब जाके जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि नहीं, ये जब सिविल सेवा में आएंगे अपना इनका एक क्लियर एक व्यू है, ये क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, इनका कैसा मानना है, कैसा सोचना है, डाउन टू अर्थ है कि नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वहां पर देखते हैं। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन का जो वे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लोगों के साथ डील करना है, लोगों से बात करनी है, ना सिर्फ लोगों से बल्कि जनप्रतिनिधियों से भी बात करनी है। आप प्रेशर ले सकते हैं, कई बार हमको अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ के वो भयभीत करते हैं, प्रेशर में डालते हैं, वो भी आपको देखना है कि आप जो है उन सब चीजों को लेके आप हैंडल कर सके। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हाईटेक स्टार्ट मतलब प्रिपरेशन नहीं करनी है, बिल्कुल नेचुरल रहना है। कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप वहां पर पोलाइटली बोलिए, सर मैं या तो मैं मतलब पढ़ा था भूल गया, या फिर मेरे को सर मैं हो सकता मुझे क्षमा कीजिए जानकारी नहीं है, परंतु मैं इसके बारे में अध्ययन करूंगा। हर किसी को हर चीज नहीं आ सकती है, लेकिन जो आंसर्स आप दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से आई कांटेक्ट के साथ में और बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेटेड मैनर में आप आंसर दीजिए, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। चेहरे पे आपका एकदम मतलब चेहरा थोड़ा स्माइलिंग रहेगा, फेस आप बिल्कुल टेंस नहीं दिखेंगे। एक वो चीज भी कि हाँ बच्चे में कॉन्फिडेंस है, मतलब सही है, मतलब दैट इज गुड। बिल्कुल राहुल जी, जैसे कि आपने बताया कि मेंस की तैयारी हम करते हैं तो आंसर राइटिंग ज़रूरी है और टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, प्री की करते हैं तो उसमें भी एमसीक्यूज ज़रूरी है। तो हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो इसमें मॉक इंटरव्यू जो हमारे इंटरव्यू है उससे पहले जो मॉक है वो कितना ज़रूरी हो जाता है? सर अगेन सेम चीज है, जैसे हम टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं जी, उससे हमारा सेल्फ एवल्यूएशन हो रहा है, सेम मैनर में हमको मॉक इंटरव्यूज भी देने। मेरा ये पर्सनल मानना है कि मॉक इंटरव्यू जरूरी है। कुछ लोगों का मानना अलग हो सकता है, कुछ लोग होते हैं जो मॉक इंटरव्यूज नहीं देते हैं, उनका कुछ और उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, परंतु मेरा ये मानना है कि कम से कम 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज देने बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ये पता चलता है कि आप, क्योंकि आप वहां पर जाके कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देने वाले हैं। मॉक को आप ऐसा लीजिए कि गिरते से पहले का हमारा एक जो टेस्ट मैच है और इसमें हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा फीडबैक क्या आ रहा है, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं दे हैव वेरी गुड नॉलेज, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो एक सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं कई लोग जैसे पैनल्स में, तो वो अपना एक ऑनेस्ट आपको एक फीडबैक देते हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। मैंने भी सर मॉक्स दिए थे, उसमें मुझे कुछ सुधार के लिए सर लोग ने रेफर किया था। उत्कर्ष क्लासेस में खुद मैंने मॉक दिया है, वहां से भी सर ने मुझे 2-3 चीजें बताई थी जिसमें मैंने काम किया। और उसके बाद फिर आप जब मतलब आपकी प्रिपरेशन अगर हो जाती है इंटरव्यूज के हिसाब से, आप वापस एक मॉक दे दीजिए फाइनल जो हमारा इंटरव्यू है। उसके बाद एक जो कॉन्फिडेंस आता है, आपकी जो पॉजिटिव चीजें भी बताई जाएंगी वहां पर, नेगेटिव चीजें भी बताई जाएंगी जिस पे काम करना है, उस पे हम काम करके एक ओवरऑल एक बढ़िया तरीके पोजीशन में रहेंगे इंटरव्यू देने की। सर बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट है, मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। राहुल जी, आप उत्कर्ष के साथ जुड़े और MPPSC उत्कर्ष चैनल पे आए, आपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। निश्चित रूप से आपका ये मार्गदर्शन विद्यार्थियों की तैयारी में, उनकी सफलता में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है और उत्कर्ष परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों की ओर से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने वाले। और विद्यार्थियों, यदि आपको सर से कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सर तक पहुंचाएंगे और आगामी दिनों में यदि आपके कुछ ऐसे प्रश्न होंगे तो हम उन सभी प्रश्नों को एक साथ कर लेंगे और सर से एक बार फिर समय लेके इंटरव्यू करेंगे और आप सबके लिए सर का ये वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप MPPSC उत्कर्ष चैनल पे आए। थैंक यू सो मच। अभी समापन के लिए मैं बस सारे जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहूंगा जी, कि आंखों में है नींद बहुत जी, पर सोना नहीं है। बिल्कुल, आंखों में है नींद बहुत पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। बिल्कुल, तो समय का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना जल्दी, जितना एफिशिएंट तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उतना जल्दी आपको जो है सिविल सेवा में आने का मौका मिलेगा। और मैं फाइनली उत्कर्ष क्लासेस का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मैं बाकी लोगों के लिए कुछ काम आ सकता हूं जो सिविल सर्वेंट हैं, जो सिविल एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। तो उत्कर्ष क्लासेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू। तो विद्यार्थियों, आपने देखा हमारे साथ राहुल सर जुड़े थे, MPPSC में 4th रैंक प्राप्त की है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक किसान के बेटे ने
जॉब करते हुए भी जब एक बार ठान लिया कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लिया है। कहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान गया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बिल्कुल आप सब भी दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, उनकी फ़िक्र को फ़ख्र में बदलना है। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस सेशन के लिए आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।